मिडिल ईस्ट में ना कभी कभी जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो असल में एक बहुत बड़े ग्लोबल चेस गेम का हिस्सा होती हैं। देखने में तो सब अलग अलग लगता है, पर आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे कि आखिर कहानी चल क्या रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आखिर दो दोस्त देश, दो सहयोगी एक दूसरे पर हमला ही क्यों करेंगे? यही वो सवाल है जो इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की चाबी है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? यमन से। वहां एक ऐसा हवाई हमला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इसी एक हमले ने दो भाई जैसे सहयोगियों के बीच की जो गहरी दरार थी ना, उसे पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। जरा सीन को इमेजिन कीजिए, यमन का मुकल्ला पोर्ट, और फिर अचानक सऊदी अरब का एक फाइटर जेट आता है और हथियारों से भरे काफिले को बम से उड़ा देता है। अब पहली नजर में तो लगेगा कि भाई जंग में सब तो होता रहता है, लेकिन रुकिए, ये मामला बिल्कुल भी आम नहीं था। तो सवाल ये है कि निशाना था कौन? ये हथियार जा रहे थे सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के पास। ये साउथ यमन का एक बहुत पावरफुल आर्म्ड ग्रुप है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, इस ग्रुप को सपोर्ट कौन करता है? खुद सऊदी अरब का सबसे पक्का दोस्त यूएई। जी हाँ, आपने सही सुना, सऊदी अरब ने अपने ही सबसे करीबी सहयोगी के भेजे हुए हथियारों को निस्त नाबूद कर दिया। और इसके बाद जो सऊदी अरब का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ना, उसने तो मामले को और भी मजेदार बना दिया। उन्होंने कहा, हम अपने भाई यूएई के भेजे हथियारों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सोचिए, भाई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोस्ती के इस दिखावे के पीछे जो तनाव है वो साफ साफ झलक रहा था। तो फिर सवाल वही है, एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब छिपा है यमन के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर में। ये असल में यमन की लड़ाई है ही नहीं, ये तो एक प्रॉक्सी वॉर है। मतलब लड़ कोई और रहा है और लड़वा कोई और रहा है। तो चलिए इसके मेन प्लेयर्स को समझते हैं। तो इस चेस बोर्ड पर तीन मेन खिलाड़ी हैं। पहला ईरान, जो नॉर्थ यमन पर काबिज हूती बागियों के साथ खड़ा है। दूसरा खिलाड़ी है यूएई, जो साउथ यमन के अमीर बंदरगाहों और तेल के कुओं को कंट्रोल करने वाले एसटीसी को सपोर्ट करता है। और इन दोनों के बीच में फंसा है तीसरा खिलाड़ी, सऊदी अरब। वो कहने को तो यमन की ऑफिशियल सरकार के साथ है, लेकिन सच तो यह है कि जमीन पर उसका कंट्रोल बहुत ही कम है। तो बात बिल्कुल साफ है, ये लड़ाई सिर्फ यमन की जमीन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की है। हो ये रहा था कि यूएई का प्रॉक्सी ग्रुप एसटीसी लगातार पावरफुल होता जा रहा था और यमन के सबसे कीमती हिस्सों पर कब्जा जमा रहा था। तो सऊदी अरब का यह हमला एक सीधा और साफ मैसेज था कि बस अब बहुत हुआ। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ यमन के रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं है। इसकी जो लहरें हैं ना, वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला रही हैं। और इस बड़े खेल का नाम है डॉलर। अच्छा, तो इसका असर होता कैसे है? बहुत सिंपल है, समझिए। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। अब पूरी दुनिया में तेल खरीदा बेचा जाता है डॉलर में। तो जब तेल महंगा होगा तो उसे खरीदने के लिए हर देश को ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। मतलब मिडिल ईस्ट का ये झगड़ा सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर को और ज्यादा मजबूत बना देता है। और बस यहीं पर दुनिया दो खेमों में बंट जाती है। एक तरफ है प्रो डॉलर कैंप, यानी अमेरिका और उसके दोस्त, जिन्हें मजबूत डॉलर से जबरदस्त फायदा होता है। और दूसरी तरफ है डी डॉलराइजेशन कैंप। इसमें है रूस और चीन जैसे देश जो डॉलर की इस बादशाहत को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया का व्यापार उनकी अपनी करेंसी में हो। तो अब आप समझ रहे हैं, यमन की ये लड़ाई असल में इसी ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर का एक बैटल ग्राउंड बन चुकी है। अब इस बड़े पिक्चर में एक और बहुत जरूरी प्लेयर की एंट्री होती है, ईरान। वही ईरान जो हूती बागियों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पता है, ईरान बाहर से जितना भी मजबूत दिखने की कोशिश करे, अंदर से वो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। एक ऐसा संकट जो उसे लगातार कमजोर बना रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 42%। ये है ईरान की सालाना महंगाई दर। मतलब जो चीज पिछले साल 100 की थी, वो आज 142 की है। ये आंकड़ा कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि वहां की इकोनॉमी बस ढहने ही वाली है। और इस महंगाई का सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? आम लोगों पर। खाने पीने की चीजों के दाम 72% तक बढ़ गए हैं। सोचिए, लोगों के लिए अपनी रोज की जरूरतें पूरी करना भी कितना मुश्किल हो गया होगा। और ईरान की अपनी करेंसी रियाल की हालत तो और भी खराब है। ब्लैक मार्केट का रेट सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर के लिए 14,20,000 ईरानी रियाल देने पड़ते हैं। ये तो किसी भी देश की करेंसी का पूरी तरह से तबाह हो जाना है।
और जब पेट की आग भड़कती है ना, तो वो अक्सर राजनीतिक बगावत का रूप ले लेती है। ईरान की सड़कों पर अब लोग खुलेआम नारे लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुल्ला चले जाएं। ये नारा सीधे सीधे वहां के धार्मिक शासन को एक खुली चुनौती है। लेकिन इस बार के प्रोटेस्ट्स पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अब दुकानदार और व्यापारी भी शामिल हो गए हैं। और जब देश का बिजनेस क्लास सड़क पर उतर आए तो ये किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है। ये पिछले कई सालों में ईरानी सरकार के सामने आई सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी पहेली के सबसे नाजुक और शायद सबसे विस्फोटक मोहरे पर। पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो इन सभी ताकतवर खिलाड़ियों की खींचतान के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। जरा पाकिस्तान की हालत को समझिए। एक तरफ तो उसका सऊदी अरब के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट है, जिसका मतलब है कि उसे ईरान के खिलाफ खड़ा होना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अपने ही देश में उस पर गाजा के मामले में कुछ करने का जबरदस्त प्रेशर है। तीसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर पहले से ही तनाव में है। और इन सबके ऊपर अमेरिका ताक में बैठा है कि कैसे उसे ईरान के खिलाफ एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम में जैसे जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी चालें चल रहे हैं, पाकिस्तान पर शिकंजा कसता जा रहा है। और ये दबाव इतना ज्यादा है कि इससे उसकी अपनी अंदरूनी स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस पूरे खेल की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। ये सब कुछ देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि जब यमन, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश सिर्फ इस शतरंज की बिसात के मोहरे हैं, तो फिर वो असली खिलाड़ी कौन है जो ये पूरा खेल खेल रहा है? शायद इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है।